स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बात करेंगे पेंशन कटौती को लेकर भी, क्योंकि बड़ा राजनीतिक मुद्दा ये बना हुआ था और इस बीच संयुक्त कर्मचारी महासंघ की ओर से भी एक दलील सामने आई है। ये बात हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बात रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स को लेकर करेंगे, क्योंकि अब तो देखिए मतदान का दिन भी काफी ज्यादा नजदीक आ गया है। अगले कल वोटिंग हो जाएगी और ये चुनाव आयोग की ओर से कहा गया था कि केवल आचार संहिता तक रुका जाए, उसके बाद फिर ये रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो आखिरकार इस संबंध में जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। पुलिस भर्ती अपडेट भी हम आपको देने वाले हैं। इसमें भी एक लेटेस्ट जानकारी हमारे समक्ष आई है। कितने पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं, कितने अति संवेदनशील पोलिंग बूथ माने जा रहे हैं, पोलिंग पार्टीज रवाना हो गई हैं, किस तरह की मुश्किलें पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए पोलिंग पार्टीज को आई हैं, ये भी अपडेट देंगे। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल कहां वोटिंग करने वाले हैं, कौन से बूथ पे पहुंचेंगे, ये भी जानकारी लेकर आए हैं। शुरुआत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से पीएचडी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ये तकरीबन 137 सीटों पर परीक्षा ली गई थी एंट्रेंस टेस्ट पीएचडी के लिए, और तकरीबन 10 विभागों में ये रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अगर आज की बात करें तो बीबीए और बीसीए का एंट्रेंस टेस्ट घोषित हुआ है। वेबसाइट पर ये पूरी जानकारी एचपीयू की ओर से डाल दी गई है, जाकर अभ्यर्थी चेक कर सकते हैं। एक और जानकारी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से ही जुड़ी है। इक्डोल के विभाग में अगर एडमिशन लेनी है तो लेट फीस के साथ ही अब आवेदन करना होगा, क्योंकि तिथि निकल चुकी है। दरअसल अगर 15 जून तक छात्र एडमिशन लेना चाह रहे होंगे तो 500 रुपए लेट फीस इन्हें देनी होगी। 29 जून तक 1000 रुपए इन्हें आवेदन के साथ डिपॉजिट कराना होगा। ये बीए बीकॉम के पहले, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर को लेकर आदेश और तिथि जारी की गई है। अब कल के सिनेरियो पर आना चाहेंगे, किस तरह की सिचुएशन रहने वाली है विशेष तौर से ग्रामीण लोगों के लिए, क्योंकि एचआरटीसी की ओर से 50% बसें पोलिंग पार्टीज के लिए लगाई गई हैं। कुछ एक पोलिंग पार्टीज कल शाम को रवाना कर दी गई थी, तो कुछ आज सुबह रवाना हो गई हैं। यूं तो 3500 के करीब एचआरटीसी की बसेस है प्रबंधन के पास, लेकिन इसमें 50% बसेस की ड्यूटी चुनावों के दौरान अभी लगा दी गई है। चुनावी ड्यूटी में ये बसेस लगाई गई हैं और संख्या 1402 है जो कि पोलिंग पार्टीज को लेकर पोलिंग बूथ तक पहुंची है। अब जो पोलिंग पार्टीज हैं वापस भी इन्हीं बसेस में आएंगी, तो यानी कि 2 जून तक ही ये एचआरटीसी बसेस लौटने वाली हैं। इस बीच 2 से 3 दिन कड़ी मशक्कत लोगों को करनी पड़ सकती है, विशेष तौर से ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा रूट्स प्रभावित होने वाले हैं अधिकतर, क्योंकि एचआरटीसी बसेस ही चलती हैं। हालांकि प्रबंधन की ओर से दावा यह किया गया है कि रूट्स की क्लबिंग इस तरह से हुई है जिसमें लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, लेकिन फिलहाल कैसे रूट्स को क्लब किया गया है इस बात की जानकारी तो कल ही मिल पाएगी। देखिए, तकरीबन 3500 बसेस हैं और इसमें से रोजाना 3000 के करीब बसेस चलती हैं, तो 1402 बसेस की तो ड्यूटी पोलिंग पार्टीज के लिए लगा दी गई हैं और अब पोलिंग पार्टीज को लेकर ही ये बसेस वापस लौटने वाली हैं। अब आना चाहेंगे पोलिंग बूथ पर, क्योंकि दर्जनों हिमाचल प्रदेश में ऐसे पोलिंग बूथ हैं जिन तक पहुंचना एक बड़ा चैलेंज था पोलिंग पार्टीज के लिए। कहीं हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा, तो कहीं नाव के जरिए पोलिंग पार्टीज पहुंची है, और 1 से 2 के करीब पोलिंग बूथ तो ऐसे भी सामने आए हैं जहां 15 से 16 किलोमीटर का सफर भी इन कर्मचारियों को तय करना पड़ा, जिनकी ड्यूटी चुनावों के दौरान अभी लगा दी गई है। अब देखिए, जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, क्योंकि 6589 पोलिंग पार्टीज पिछले कल ही रवाना हो गई थी। 1403 को आज रवाना किया गया है सुबह 10 बजे के वक्त। जो नजदीक जानी थी, दुर्गम क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जाने वाली 6589 पोलिंग पार्टी पिछले कल ही रवाना कर दी गई हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल लाहौल स्पीति में पोलिंग बूथ तक पहुंचने में पोलिंग पार्टी को आई है, क्योंकि टशीगंग में सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ स्थापित किया गया है, तो यहां पर पैदल भी काफी सफर तय करना पड़ता है। मुश्किल भरा ये सफर रहा है। दूसरी बात करना चाहेंगे भंगाल की, तो यहां हेलीकॉप्टर से मतदान दल पहुंचा है। शनिवार को वोटिंग के बाद पोलिंग पार्टी बड़ा भंगाल में ही नाइट स्टे करेंगे और फिर हेलीकॉप्टर से ही वापस बैजनाथ लौटेंगे 2 जून को ईवीएम के साथ। दूसरी बात कुठेड़ा की करना चाहेंगे, ये कांगड़ा में है। ये पोलिंग बूथ भी काफी ज्यादा दुर्गम क्षेत्र में है, पहुंचना यहां तक मुश्किल था, नाव के जरिए यहां भी मतदान दल पहुंचा है। तीसरी बात हेल्मी की करना चाहेंगे, 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा यहां तक पहुंचने के लिए। ये भरमौर विधानसभा के महला खंड में एल्मी मतदान केंद्र तक
पोलिंग पार्टी कम से कम 15 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंची है। तो 4 के करीब तो ये पोलिंग बूथ ऐसे सामने आए हैं जहां मुश्किलों भरा सफर रहा पोलिंग पार्टी का। यहां पहुंचना ही काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। हालांकि और भी ऐसे पोलिंग बूथ है जहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत इन टीम्स को करनी पड़ी है, लेकिन जहां का एक उदाहरण ही सेट हो गया है, जैसे कि हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे, नाव के जरिए पहुंचे और 15 किलोमीटर का भी सफर तय करना पड़ा है, तो ये एक मुश्किल भरी बात हम कह सकते हैं। अब आना चाहेंगे उम्मीदवारों पर कि आखिरकार अब चुनावी मैदान में कितने उम्मीदवार बचे हैं। लोकसभा सीटों पर 37 दावेदार अभी चुनावी मैदान पर हैं, जबकि विधानसभा की 6 सीटों पर 25 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाने वाले हैं। अगले कल इनका जो भाग्य है ये भी ईवीएम में कैद होने वाला है और फिर 4 जून को ही परिणाम यहां घोषित होंगे कि आखिरकार किसे कितनी वोट्स पड़ी हैं। कुल मिलाकर क्योंकि देखिए 7,992 मतदान केंद्र हैं, इसमें अति संवेदनशील मतदान केंद्र 370 बताए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला में सबसे अधिक संवेदनशील पोलिंग बूथ है 118, सिरमौर में 58, ऊना में 51, सोलन में 45, चंबा में 20, हमीरपुर में 17, बिलासपुर, मंडी, शिमला में 16 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील माने गए हैं। किन्नौर में 7 है, कुल्लू में 3 है, लाहौल स्पीति में 2 मतदान केंद्र संवेदनशील है और 4,885 पोलिंग बूथ ऐसे भी हैं 7,992 में से जिनमें वेबकास्टिंग भी की जाएगी। दरअसल यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से कई इंतजाम बढ़ चढ़कर किए गए हैं, इसीलिए इन्हें अति संवेदनशील माना जाता है। दुर्गम क्षेत्रों में भी हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ कई व्यवस्थाएं करना जरूरी था। तो ऐसा ये कितना आंकड़ा है, जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। हिमाचल प्रदेश में इस बार कुल कितने वोटर है वो आंकड़ा भी आप तक पहुंचा देते हैं। तो ये संख्या है 56,38,412। ये कुल मतदाता हैं और ये अगले कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। इनमें से 28,47,301 पुरुष हैं, 27,96,209 महिला मतदाता है, 35 थर्ड जेंडर हैं और 74,750 सर्विस पुरुष वोटर भी हैं, 1,641 महिला सर्विस वोटर भी हैं। जो कुछ एक सर्विस देने वाले वोटर थे, ख्याल इनकी ओर से पहले ही मतदान कर दिया गया है। पिछले कल के बुलेटिन में हमने आपको जानकारी दी थी कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से कितने कर्मचारी अभी तक वोटिंग कर चुके हैं। अब आज डोर टू डोर प्रचार भी देखने के लिए मिला है। प्रत्याशियों की ओर से घर घर जाकर वोट मांगी गई है, डोर टू डोर प्रचार किया गया, क्योंकि अभी देखिए धारा 144 लागू की गई थी, 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते थे। तो लाउड स्पीकर्स के साथ और टोलियों के साथ ये नहीं गए थे, बल्कि 1 या 2 लोग ही इनके साथ मौजूद थे। हाथ जोड़कर जन जन का दरवाजा इन्होंने खटखटाया है और वोट देने की अपील की है। पोलिंग पार्टीज को लेकर हम खैर आपको जानकारी दे ही चुके हैं। 6,589 पोलिंग पार्टीज को मतदान केंद्रों पर भेज दिया गया है। ये पिछले कल भेज दी गई थी और 1,403 पोलिंग पार्टीज ऐसी हैं जिन्हें आज सुबह ही 10 बजे के करीब भेजा गया है। तो अब देखना होगा कि किस तरह की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये बिल्कुल कवरेज हम भी आपको दिखाने वाले हैं कि शिमला में मतदान करने के लिए कितनी दिलचस्पी दिखाई जाती है। अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो उस वक्त सबसे ज्यादा कम परसेंटेज वोटिंग की शिमला में ही रही थी। तो अगले कल शिमला सिटी से भी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने वाले हैं वोटिंग को लेकर। और आज ही क्योंकि पोलिंग पार्टीज को शाम 7 बजे तक पोलिंग बूथ पर पूरी तैयारियां भी करनी होगी, यही एक कारण रहता है कि ठीक 1 से 1.5 या 2 दिन पहले ही इन्हें पोलिंग बूथ पर रवाना कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल नदौन में ही वोट देने वाले हैं। ये भवड़ा राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सुबह 11 बजे मतदान करेंगे। ये मुख्यमंत्री से जुड़ी भी एक जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब आना चाहेंगे कर्मचारियों पर। दरअसल ये आउटसोर्स कर्मी हैं और काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। 2016 में कांग्रेस की सरकार ने ही एक परियोजना के तहत इन्हें लगाया था, बागवानी विकास परियोजना। इसके अंतर्गत पिछले 6 से 7 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब परियोजना की खत्म होने की अवधि सामने आई है। तो इस बीच 500 के करीब कर्मचारियों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है नौकरी का। ये 500 कर्मियों में 300 आउटसोर्स कर्मचारी लगे हुए हैं और 200 के करीब कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन जब परियोजना की अवधि खत्म हो जाएगी तो उसके बाद ये कहां जाएंगे, सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। इन्हें ना तो कोई एक्सटेंशन दिया जा रहा है, ना कोई नीति लाई जा रही है। इस बात की शिकायत इन्होंने मुख्यमंत्री से की है। अब ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इन्हें कहीं और एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन अगर ये संभव होता तो फिर सबसे पहले उन जल शक्ति विभाग के आउटसोर्स कर्मियों को एडजस्ट किया जाता, जिनकी संख्या 1000 से ज्यादा थी और बाहर का रास्ता उन्हें विभाग से दिखा दिया गया था। कोविड-19 स्टाफ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जिन जिन
कर्मचारियों का एग्रीमेंट खत्म हो रहा है आउटसोर्स में, उन्हें कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल वर्तमान सरकार में तो इस बारे में कोई सोच विचार भी नहीं हो रहा है। अब उम्मीद लगाकर बागवानी विकास परियोजना के कर्मचारी बैठे हैं कि इन 500 के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा या किसी और प्रोजेक्ट में एडजस्ट किया जाएगा। ऐसा कुछ होता है नहीं, ये हम आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। हालांकि इस बीच इनका कहना है कि जहां रोजगार देने का वादा मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया था सत्ता में काबिज होने से पहले, उसे वो भूल गए हैं। कई दफा ये सरकार से मिले इस संबंध में कि इनके प्रोजेक्ट की अवधि खत्म हो रही है तो कोई नीति इनके लिए बनाई जाए, लेकिन हर बार इन्हें आश्वासन ही दिए जाते हैं। पुलिस भर्ती पर भी देखिए एक अपडेट हम आपको देना चाहेंगे, क्योंकि 1226 के करीब पदों पर यह भर्ती होनी है और महिला को इसमें 30% आरक्षण दिया गया है। 25% कोटे से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। पहले ये बात कंफर्म नहीं थी कि लोक सेवा आयोग ही लिखित परीक्षा करवाएगा, लेकिन अब कंफर्मेशन के साथ ये जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि इस भर्ती में लोक सेवा आयोग की ओर से ही लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। हालांकि जो फिजिकल टेस्ट होगा या डोप टेस्ट होगा, वेरिफिकेशन भी यहाँ पुलिस विभाग की ओर से ही होने वाली है। तो ये पूरा जिम्मा पुलिस विभाग पर रहेगा, लेकिन लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग करवाएगा। ये इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि देखिए इससे पहले पेपर लीक होने का मामला सबसे पहले पुलिस भर्ती में ही सामने आया था, जिसके बाद अब विभाग भी इस बात से सहमत है कि लोक सेवा आयोग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए। हालांकि अभी तक फिलहाल तिथि इसके लिए निर्धारित नहीं की गई है कि ये लिखित परीक्षा कब होगी। अभी तक नियमों में ही यहाँ संशोधन हो रहा था। इस बार कुछ एक नई चीजें भी ऐड की गई है, जैसा कि कमांडो कोर्स हर उस अभ्यर्थी से करवाया जाएगा जिसका चयन इस भर्ती के दौरान होगा। 4 सप्ताह का ये कमांडो कोर्स रहने वाला है। डोप टेस्ट भी पहली मर्तबा हो रहा है और तीसरी बात यह है कि ग्राउंड टेस्ट में 100 मीटर रेस का भी नया इवेंट शामिल किया गया है। तो कुछ ये नई शुरुआतें की गई हैं, नए नियम बनाए गए हैं। पुलिस विभाग ही ये ग्राउंड टेस्ट, डोप टेस्ट और वेरिफिकेशन करने वाला है, लेकिन उससे पहले लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग की ओर से ली जाएगी। लेकिन ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है कि इस बार पारदर्शिता कैसे लाई जाती है। शुरुआत क्योंकि पेपर लीक होने की इसी भर्ती से हुई थी। कुछ एक युवा सामने आए थे जो बार बार पीएचक्यू का दरवाजा खटखटा रहे थे, मीडिया के पास भी स्टेटमेंट दे रहे थे कि पुलिस भर्ती में परीक्षा लीक हो गई है। पहले किसी ने उनकी बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब एक बार गंभीरता से उनकी बात को ले लिया गया तो पता चला कि केवल पुलिस भर्ती में ही क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ था, बल्कि अन्य भर्तियों में भी हुआ था। जिसके बाद फिर कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली को भंग कर दिया गया था। अब राज्य चयन आयोग का गठन हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोक सेवा आयोग के पास ही लिखित परीक्षा का जिम्मा रहने वाला है। और 25 से बढ़ाकर इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण क्योंकि 30% किया गया है। ये देखना होगा पुलिस भर्ती के लिए जो लड़कियां हैं वो कितनी ज्यादा दिलचस्पी इस बार दिखाने वाली है। कुछ एक भर्तियों को लेकर भी हमारे पास काफी सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन अभी कोई अपडेट उस पर नहीं आ रही है। गति एक बार देखिए फिर से क्योंकि धीमी हो गई है। हालांकि 2 से 3 के करीब ऐसे भी पोस्ट कोड्स हैं जिसमें अब विज्ञापन जारी किया जाएगा लोक सेवा आयोग की ओर से, और कुछ एक में विज्ञापन जारी कर दिया गया है, लेकिन आगे की प्रक्रिया इसलिए पूरी नहीं की जा रही है क्योंकि लोक सेवा आयोग की ओर से ये दलील सामने आई है कि जो पुराना फीस का रिकॉर्ड है वो उन्हें नहीं मिल रहा है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से भी 3 से 4 पोस्ट कोड्स का विज्ञापन जारी किया गया था और आवेदन उसमें अभ्यर्थियों ने किया था, फीस भी डिपॉजिट की थी, लेकिन अब उसका प्रूफ लोक सेवा आयोग को नहीं मिल रहा है। इसलिए कुछ दिन की मोहलत दी गई थी अभी 29 और 30 तारीख तक की उन अभ्यर्थियों को कि अगर फीस से जुड़ा रिकॉर्ड वो आयोग को दिखा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से उन्हें आवेदन करना होगा और फीस भी भरनी होगी। तो अभी कुछ बातें यहीं तक पहुंची है, लेकिन अब जैसे ही रिजल्ट घोषित हो जाएगा चुनावों का 4 जून को, उसके बाद हम ये सोचकर चल सकते हैं कि शायद थोड़ी सी तेज गति बाकी भर्तियों में भी लाई जाएगी। और जो नई भर्तियां होनी है, जैसे पुलिस भर्ती होनी है, 1226 के करीब इसमें पद भरे जाने हैं सरकार की ओर से, तो इसमें भी शुरुआत अब की जा सकती है क्योंकि कंफर्मेशन हो गई है और जो नियम संशोधित होने थे वो भी अब प्रक्रिया यहाँ पर लगभग पूरी कर दी गई है सरकार की ओर से और अन्य विभागों की ओर से। रेगुलराइजेशन ऑर्डर पर एक बात कहना चाहेंगे क्योंकि 4500 के करीब ये कर्मचारी हैं जो रास्ता देख रहे हैं कि कब इन्हें रेगुलर किया जाएगा। हालांकि ये 31 मार्च को अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा कर चुके हैं, 1 अप्रैल से रेगुलर होने थे, लेकिन अभी तक बात वहीं के वहीं फंसी है। बीच में इनकी ओर से ये भी
अपील की गई थी चुनाव आयोग से कि जल्द से जल्द इन्हें रेगुलर किया जाए, क्योंकि वित्तीय नुकसान इन्हें हो रहा है। इनके फेवर में अब संयुक्त कर्मचारी महासंघ भी आया है, जिनका मानना है कि 4500 के करीब कर्मचारियों को जल्दी राहत दी जाए। विभिन्न बोर्ड, निगम और विभागों से ये संबंधित हैं। वित्तीय नुकसान इन्हें हो रहा है और ज्यादा नुकसान इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अब तो मौका ही एक दिया जा रहा है रेगुलराइज करने के लिए। अब सिर्फ 31 मार्च को ही रेगुलर कर्मचारी हो सकते हैं। पहले वर्ष में 2 मौके होते थे, अब एक ही मौका इनके पास है, तो उसमें भी 3 से 4 महीने तक का जब इंतजार करना पड़े तो लाजमी सी बात है विरोध इनकी ओर से होगा ही। तो अब मांग ये उठाई गई है संयुक्त कर्मचारी महासंघ की ओर से कि जल्द से जल्द 4 जून के बाद ही इन्हें रेगुलर कर दिया जाए। हालांकि अभी वोटिंग तो देखिए अगले कल ही 1 जून को हो जानी है, तो उसके बाद भी सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन हर हालत में 4 जून के बाद इनके लिए रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स जारी होने चाहिए और जो भी इनके वित्तीय लाभ है वो भी बकाया इन्हें मिलना चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल से जब ये रेगुलर होने थे तो पिछले 2 महीने का भी वित्तीय लाभ इन्हें मिलना चाहिए। सैलरी इनके पास उतनी ही आनी चाहिए। फिलहाल इस बारे में भी क्या कुछ होता है ये हम देखेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तो पिछली सरकार की ओर से भी, इस सरकार की ओर से भी कम किया गया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब देखने में आई जब रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स में इतना ज्यादा इंतजार कर्मचारियों को करना पड़ रहा हो। अपने वित्तीय लाभों के लिए इन्हें इतना ज्यादा रुकना पड़ रहा है। पेंशन में कटौती की जाएगी, ये खबर काफी ज्यादा चल रही थी। कुछ एक अखबारों में भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कर्मचारी इसका बेहद विरोध कर रहे थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से ये स्टेटमेंट दे दी गई है कि पेंशन में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। ओपीएस में जो भी मापदंड तय किए गए हैं उसी अनुसार पेंशन कर्मचारियों को मिलने वाली है। और तो और आने वाले समय में जो बोर्ड और निगम है वहां पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जा रही है। इसके बाद संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। दरअसल एक तरह से संशय की स्थिति बरकरार हो गई थी कर्मचारियों में कि कहीं ऐसा ना हो पेंशन में कटौती कर दी जाए। इस बात का विरोध भी काफी हो रहा था और ये राजनीतिक मुद्दा भी बना हुआ था नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से भी लगातार, क्योंकि यही बात हर जनसभा में कही जा रही थी कि पेंशन में कटौती की जाएगी। ओपीएस भले ही बहाल कर दी गई हो, लेकिन अब आने वाले समय में कर्मचारियों को पता चलेगा कि उन्होंने कितना गलत किया है कांग्रेस सरकार का साथ देकर। तो इसी पर मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से अब जवाब दे दिया गया है, कोई भी कटौती नहीं होगी, बोर्ड और निगम में भी पेंशन बहाल की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जहां बोर्ड और निगम की बात हो रही है तो बिजली बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड है, यहां पर अभी तक ओपीएस बहाल ही नहीं हो पाई है। रोजाना कर्मचारियों की ओर से प्रेस नोट जारी किए जा रहे हैं। इससे पहले सैकड़ों बार उन्होंने आंदोलन करके देख लिए, प्रदर्शन करके देख लिए। 3 से 4 बार मुख्यमंत्री ने ऐलान भी कर दिया मन से कि ओपीएस बिजली बोर्ड के लिए बहाल होगी, लेकिन फिर नहीं हुई। कागजों पर वो बात कहीं नहीं आ रही है और न जाने कब अब उनके लिए ओपीएस बहाल हो पाएगी, वो भी इसी उम्मीद के इंतजार में है। जैसे ही 4 जून को परिणाम घोषित होगा, एक बार फिर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के तेवर बदलने वाले हैं। अभी शांत बैठे थे क्योंकि आचार संहिता भी लागू थी, लेकिन अब रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि और ज्यादा इंतजार ओपीएस बहाली के लिए ये नहीं करेंगे। ये दावा पहले ही बिजली बोर्ड एम्प्लॉय यूनियन की ओर से हो चुका है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।